ध्यान दो, एक काम कर लेते हैं पहले, विद इन 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, है ना, क्योंकि फिर टॉपिक पे आगे भी जाना है। अभी मैप पे नहीं रह सकते, ऑलमोस्ट तीसरा दिन है अपना मैप पे। अपेक्षित ये है कि याद हो गया होगा, नहीं याद है तो 2-3 बार और भरो भाई इस पर, ठीक है। जोक्स अपार्ट, मजाक मस्ती अपनी जगह पर, इसको कर लो। नुकसान अपना है और फायदा भी अपना है, दोनों ही चीज़ें समझना इस बात को। जिन लोगों को याद नहीं हुआ तो एक बार भर लो, घर पे हो जाएगा याद। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। गूगल करके भर लो, ऐसे भर लो, क्लास में भर लो, वीडियो देख के भर लो, 50 तरीके हैं चाहोगे तो, ठीक है। तो अब एक काम कर लो, कोई एक व्यक्ति तय कर लेते हैं अपन जो क्वेश्चन बोल देगा और मैं फटाफट आंसर बोल दूंगा। जहां समझाने की जरूरत होगी समझा भी दूंगा, और उसके बाद अपन हिमालय पर्वतीय प्रदेश पे आ जाएंगे, समझेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है। कौन बोलेगा, कौन है बुलंद आवाज का धनी यहाँ पे, ठीक है। सिक्वेंस में चलना, हाँ भाई, क्वेश्चन बोलते जाओ, आंसर बोलते जाऊंगा। और जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, सही किया है और बढ़िया है, गलत किया है सही कर लेना, नहीं किया है कर लेना। बोलो पहला क्वेश्चन। उत्तरतम बिंदु ये रहा यहाँ पर, इंदिरा कॉल। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना कहाँ पर, लद्दाख। ये जो मैप है ना, इसको चाहो तो चिपका सकते हो इन्हीं पेजों के आसपास कहीं पे, वो आप लोगों की मर्जी, ताकि आइडिया रहे। दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे रहा, दोनों नाम लिखना, इंदिरा पॉइंट और साथ में लिखोगे पिग्मेलियन पॉइंट, क्योंकि परीक्षाओं में दोनों ही नाम आते हैं ये। और है कहाँ पर, अंडमान निकोबार लिख लेना ब्रैकेट में। अगला, भारत का सबसे पूर्वी छोर ये रहा, यहाँ पर नाम है इसका किबिथु। किबिथु नहीं मिलेगा तो मिलेगा वालांगू। कहाँ पर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला, पश्चिमी स्थान ये है गौर माता। जल्दी कर लो भाई जिन्होंने किया है, नहीं किया है। या सर क्रीक भी मिल सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। ये कहाँ पर है, गुजरात। अगला, उत्तर से दक्षिण में लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। अगला, ये पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये रहा, यहाँ पर नाम है कन्याकुमारी। ज़्यादातर मामलों में ये आता है, कई जगह केप कोमोरिन। केप कोमोरिन वही जगह है, कोई अलग से वो नहीं है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से चलना शुरू होगी ये पूरी, और ये यहाँ तक चली आएगी, ठीक है। इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला, भारत की तटरेखा में एक तो यहाँ पर आ जाएगी, ये तो मुख्य भूमि है, और इसके अलावा इनके और भी जो भी है, तो तटरेखा की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अगला, नहीं 15,600 का तो मतलब नहीं है, 15,201 जरूर मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, 15,600 का तो लेना देना ही नहीं है। इस वजह से हो रहा है आपके, जो हो रहा है ना यहाँ पर तो वो है ही है समस्या, क्योंकि ये LSC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो अभी खुद ही क्लियर नहीं है, ना वो क्लियर है ना हम क्लियर है कितनी कितनी नहीं है, लेकिन 15,200 ही मानेंगे अपन। अगला, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई हो जाएगी भाई ये 6100 किलोमीटर। अगला, भारत का अक्षांश विस्तार देखो, यहाँ से शुरू होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, पूरा लिखना। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, उत्तरी, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला, देशांतर विस्तार शुरू होगा यहाँ से, कहाँ से, गौर माता से। यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी लिखेंगे इधर भी, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला, तटीय राज्यों की संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तटीय राज्यों की टोटल संख्या हो जाएगी 9। पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या और उत्तर से दक्षिण कम रहा, ये पहला, ये दूसरा गोवा, तीसरा कर्नाटक, चौथा और केरल पांचवा, ये हो गए पश्चिमी तटीय राज्य।
पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या, ये दक्षिण से उत्तर में जाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ये रहेगा कौन सा, पहला। तो पाँचवें के बाद अपन छठा मान लेते हैं इसको, ये सातवां मान लेते हैं, ये आठवां मान लेते हैं, और ये हो जाएगा नौवां। तो टोटल राज्य हो गए 5 और 4 9। अगला, पड़ोसी देशों की संख्या 8/9। ये ऑब्लिक है, भाग मत दिया ना, इसमें भाग लेके पॉइंटों में उत्तर ले आओ। 8 है या 9 है, मतलब ऐसा करके, ठीक। भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या है 7। नाम में ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। एक बार लिख लें दो, लिख लें दो। तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ बनाता है ये कितनी, 4096 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा बनाता है, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, अफगानिस्तान के साथ। अब ये अलग अलग डेटा आ जाएगा, 102, 103, 106, जो भी मान लो, किलोमीटर में है भाई। अगला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। ये है रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान। अगला, यहाँ पर डूरंड रेखा, मुख्य रूप से तो देखो किस किस के बीच में, ये अफगानिस्तान और सॉरी पाकिस्तान, लिखना नहीं चाहता लेकिन नाम वही आता है। और दूसरा ऑप्शन स्टार मार करके अफगानिस्तान, और सीक्वेंस बदल लो इसका, भारत पहले लिखना। कुल मिला के जहाँ पर भी भारत का नाम पहले आए वहाँ भारत का नाम ही पहले लिखा करो, ठीक है। मैकमोहन रेखा आ जाएगी इधर, ये हटा दूं भाई, मैकमोहन रेखा आ जाएगी ये भारत और चीन की, भारत और चीन। और शून्य रेखा आ जाती है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट, शून्य रेखा भारत बांग्लादेश, ठीक। तो पाकिस्तान से बनाते हैं कितने टोटल, 5। 1 लद्दाख, 2 JNK, 3 पंजाब, 4 राजस्थान और 5, समझ के रटो तो फिर वो रटना भी सेंस बनाता है। एम रटे जा रहे हो, ट्रिक बना रहे हो, क्या ही मतलब है। ये वाला हो गया। अगला बताओ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केवल एक बनाता है, ये कौन सा, लद्दाख। अगला, 3 से बनाते हैं 5, इधर लिख लेते हैं। एक लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 सिक्किम और 5 अरुणाचल प्रदेश। अगला, नेपाल से ये 1 उत्तराखंड, ये 2, ये यहाँ पर 3, ये 3 झारखंड, 4 पश्चिम बंगाल और 5 सिक्किम। कुल मिलाकर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला, भूटान से बनाते हैं 4। पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है यहाँ पर असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हो जाते हैं। अगला, म्यांमार से भी बनाते हैं 4। कौन कौन से 4 देख लो एक बार। पहला अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा ये 4। अगला, बांग्लादेश से बनाते हैं 5, ठीक है। 5 कौन कौन से बना देंगे, ध्यान दोगे। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा, तीसरा मेघालय, चौथा
और पांचवा मिजोरम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखो, एक तो हमने बात की थी लद्दाख, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। लद्दाख 3 देशों से सीमा बनाता है। एक तो ये रहा पाकिस्तान, दूसरा ये रहा अफगानिस्तान, और तीसरा यहाँ रहा चीन। हाँ भाई, एक हो गया, दूसरा बताओ। मान लेते हैं, चलो देख भी लेते हैं कि नहीं है। सिक्किम में एक तरफ बनाता है किससे? नेपाल से। एक तरफ बनाता है किससे? भूटान से। एक तरफ बनाता है किससे? चाइना से। तो पहला नेपाल, दूसरा भूटान, और तीसरा चीन। अगला बताओ भाई, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये लो, मान लेते हैं और देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश इधर बनाता है चीन से, इधर की तरफ बनाता है भूटान से, और इधर की तरफ बनाता है किससे? म्यांमार से। तो चीन, चीन के बाद भूटान, और भूटान के बाद म्यांमार। और कोई है क्या? है। देखो एक बार पश्चिम बंगाल को, ये हटा दूं? पश्चिम बंगाल को देखो ठीक से, इधर बना रहा है किससे? इधर बना रहा है किससे? और इधर तो बना ही रहा है लंबी चौड़ी। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं। चौथा है, पहला कौन सा? नेपाल। दूसरा कौन सा? भूटान। और तीसरा कौन सा? बांग्लादेश। हाँ भाई, डन। और कोई क्वेश्चन थोड़ी बचा है? बताओ बताओ। तेलंगाना। अगला, तेलंगाना से सीमा बनाने वाले राज्य हैं 4। ये रहे 4। पहला तो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है यहाँ पर छत्तीसगढ़। यूपी से बना है यूके, मतलब उत्तराखंड। और एमपी से बना है सीएच। पूरा लिख देता हूँ, फिर कुछ और ही लिख दोगे वरना। हाँ, चीफ मिनिस्टर लिख दो। फिर बिहार, झारखंड, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य रहा ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य रहा ये। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा रहा ये। बड़ा राज्य रहा ये। ये 9 है। नाम यहाँ पर मैं बोल ही देता हूँ, लिख दो लो। बिहार, बिहार के बाद यहाँ देखोगे झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ देखोगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ देखोगे एमपी, एमपी के बाद यहाँ देखोगे राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पर देखोगे हर पूरा हरियाणा, हरियाणा के बाद 7वां देखोगे यहाँ पर बहुत थोड़ा सा, लेकिन है कौन सा? हिमाचल। और 8वां तो अलग ही इससे हुआ है, कौन सा? उत्तराखंड। ये तो हो गए सारे राज्य। और यूटी है कौन सा? दिल्ली, 9वां राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये रहा, नाम है त्रिपुरा।
ये बना रहा है एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर, नाम है इसका असम। डन हो गए सारे क्वेश्चन। चलो, मैंने कल आप लोगों को केवल हिमालय पर्वतीय प्रदेश समझाया था, लिखाया थोड़ी था, बिल्कुल भी नहीं लिखवाया। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। हाँ भाई, उतार लिए सबने? और देखो, जब तक भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैप बराबर साथ चलेगा अपने, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ याद रहे। पांचों भौगोलिक प्रदेशों के नाम लिख लिए? भौगोलिक प्रदेशों के नाम तो लिख लिए ना? तो पहला भौगोलिक प्रदेश देखते हैं कौन सा है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्पत्ति को मैंने हल्का फुल्का सा समझा दिया था, एक बार विद इन 2 मिनट्स में समझा भी देता हूँ, और फिर इसको बना भी लेंगे। पहले एक बार हल्का सा समझ लो, अब इतना टाइम देंगे नहीं क्योंकि कल समझ चुके हैं इसको। भाई, मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक ही बड़ा जमीन का क्षेत्र था, जिसको हमने नाम दिया क्या? पेंजिया। और ये पेंजिया के चारों ओर एक ही बड़ा जलीय क्षेत्र रहा। इस जलीय क्षेत्र को नाम दिया हमने पैंथालासा या पैंथालस, जो भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनमें हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न। सिकुड़न की वजह से पेंजिया कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूटा। इसका ऊपर वाला जो भाग था ये कहलाया क्या? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को हमने एक और नाम दिया था, जर्मन मंडल लॉरेंशिया। ठीक है, और इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाया यहाँ पर? गोंडवाना लैंड कहलाया। अब क्योंकि ये 2 भागों में टूटा है तो जलीय क्षेत्र इनके बीच में भी विस्तार करेगा। इनके बीच में जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ ये क्या कहलाया? टेथिस सागर। लेकिन पृथ्वी के टूटने का क्रम यहाँ पर समाप्त हुआ नहीं, ये आगे जाकर इधर की तरफ हमने बात की थी कि ये अंगारा लैंड का एक भाग, कौन सा? ये पूर्वी भाग, इससे थोड़ा सा टूटा, यूराल पर्वत श्रृंखला बनाई, और यहाँ पर ये यूरेशिया है। किसका? अंगारा लैंड का पूर्वी भाग यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया है क्या? अंगारा लैंड का भाग। इसी प्रकार यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पर ये था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का भी एक हिस्सा टूटा। कौन सा? मान लो ये हिस्सा टूटा इसका, और टूटकर लगातार खिसकता रहा ऊपर की ओर। जो हिस्सा टूटा वो कौन सा था? प्रायद्वीपीय भारत था, जो स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो जलीय क्षेत्र था वो टेथिस सागर था। और जब ये यहाँ से टूटकर अलग हुआ तो इस क्षेत्र में इसने हिमालय का निर्माण किया, और जो हिस्सा टूटा था वो कौन सा था? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग। देखो, याद रखना, सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भौगोलिक प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है? तो मुख्य रूप से एक ही है, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं। ये वाला जो भाग है ना, कौन सा? ये वाला हिस्सा, यही तो है प्रायद्वीपीय भारत। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये हिस्सा जाकर टकराया यहाँ पर, ये यूरेशियन प्लेट। तिब्बत बेसिकली यूरेशियन प्लेट का, तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का जो पठार है ना, ये माना जाता है क्या? ट्रांस हिमालय। आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस को हिंदी में बोला जाता है ये पार हिमालय। मतलब पहले भी यहाँ पर पहाड़ थे, ऐसा नहीं है कि हिमालय से पहले पहाड़ नहीं थे, पर वो हिमालय का भाग नहीं है। कैसे पता किया कि हिमालय का भाग नहीं है? कार्बन डेटिंग करते हैं तो आप आयु पता करते हो किसी भी चीज़ की, तो ये पता लगा कि ये तो नया है हिमालय, और ये जो यहाँ पर पर्वत पहाड़ मिलते हैं ये तुलनात्मक दृष्टि से पुराने हैं। तो मतलब ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के पार का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब इसको बना डालो एक बार, ऐसे कैसे बना लिया? अरे क्या बात है, मेरे को लगा जब मैं बोल रहा था तो छाप ही रहते तुम, कि कल ही बना लिया था। भाषा दी थी
भाषा नहीं दी थी, लिखा नहीं था, केवल बनाया था। लिख लो। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में, पानी की बोतल होगी ना। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में एक ही बड़ा स्थलीय क्षेत्र था। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में एक ही बड़ा स्थलीय क्षेत्र था जिसे पेंजिया कहा गया। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में एक ही बड़ा स्थलीय क्षेत्र था जिसे पेंजिया कहा गया, जिसे पेंजिया कहा गया। एवं इसके चारों ओर, कंटिन्यू करो, एवं इसके चारों ओर एक ही बड़ा जलीय क्षेत्र ऑब्लिक महासागर, एवं इसके चारों ओर एक ही बड़ा जलीय क्षेत्र ऑब्लिक महासागर था जिसे पैंथालासा कहा गया। एवं इसके चारों ओर एक ही बड़ा जलीय क्षेत्र ऑब्लिक महासागर था जिसे पैंथालासा कहा गया। भाई जो समझा है उसी को भाषा दे रहे हैं, इसी डायग्राम को भाषा दे रहे हैं एक प्रकार से, जिसे पैंथालासा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक संकुचन। संकुचन ना समझ में आया तो देसी भाषा में लिख लेना सिकुड़न। अत्यधिक संकुचन के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया। अत्यधिक संकुचन के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया। बोतल में पानी है क्या? अत्यधिक संकुचन के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया। इसका उत्तरी भाग अंगारालैंड, इसका उत्तरी भाग अंगारालैंड, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। नोट डाल के लिखो, ये अपने राजस्थान ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आएगा ये। आपने राजस्थान की ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा एक सेक्शन आता है, पहला ही है, सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष माना जाता है किसका? टेथीस सागर का, जिसका प्रमाण है वहाँ पर पाए जाने वाली खारे पानी की झीलें। अपन ने सबने पढ़ा है वो, ठीक है। खारे पानी की झीलें तो उसका प्रमाण है उस अवशेष का कि यहाँ पर कभी समुद्र था जहाँ पर आज रेगिस्तान है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लिखना। देखो, इन दोनों बड़े भूखंडों के मध्य जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ, इन दोनों बड़े भूखंडों के मध्य जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ उसे टेथीस सागर कहा गया। इन दोनों बड़े भूखंडों के मध्य जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ उसे टेथीस सागर कहा गया। इन दोनों बड़े भूखंडों के मध्य जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ उसे टेथीस सागर कहा गया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो या अगला पॉइंट लिखो। कालांतर में, कालांतर मतलब फॉर द टाइम बीइंग, समय के अंतर में, कालांतर में गोंडवाना लैंड का एक भाग, कालांतर में गोंडवाना लैंड का एक भाग, कालांतर में गोंडवाना लैंड का एक भाग, ब्रैकेट में लिखो कौन सा भाग? प्रायद्वीपीय पठार। कालांतर में गोंडवाना लैंड का एक भाग प्रायद्वीपीय पठार, ब्रैकेट बंद, इससे अलग होकर, कालांतर में गोंडवाना लैंड का एक भाग प्रायद्वीपीय पठार इससे अलग होकर लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहा, लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहा, एवं यूरेशिया, उत्तर की ओर खिसकता रहा एवं यूरेशिया। अब यूरेशिया क्या है तो भी ब्रैकेट में लिखोगे, क्या किसका भाग है ये? अंगारा लैंड का भाग, एवं यूरेशिया अंगारा लैंड का भाग।
ब्रैकेट बंद, से जा टकराया, यूरेशिया से जा टकराया। अगला पॉइंट, इस टकराव से यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन, इस टकराव से यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन धरातलीय प्लेटों, यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन धरातलीय प्लेटों में वलन की स्थिति, वलन ना समझ में आया तो लिख लेना मोड़ की स्थिति, वलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, वलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यहां से आगे की लाइन में 3 क्वेश्चन है। पहले सुन लो, वलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण विश्व के सबसे ऊंचे, एक बात, नवीनतम, दूसरी बात, दुनिया का सबसे नया पर्वत भी कौन सा है, हिमालय, सबसे ऊंचा पर्वत भी कौन सा है, हिमालय, और प्रकृति के आधार पर कैसा है, वलित या मोड़दार पर्वत हिमालय का जन्म हुआ। तो ऐसे बना, तो इस वलन के कारण विश्व के सबसे ऊंचे, नवीनतम, विश्व के सबसे ऊंचे, वलन की स्थिति के कारण विश्व के सबसे ऊंचे, नवीनतम, वलित ऑब्लिक मोड़दार पर्वत हिमालय का जन्म हुआ, वलित ऑब्लिक मोड़दार पर्वत हिमालय का जन्म हुआ। तो ये तो अपन ने ये समझ लिया कि फॉर्मेशन कैसे हुई है हिमालय की, अभी तक केवल इतना ही समझा है, बना कैसे। अब इसके बारे में और जानकारियां देख लेते हैं। भाई मैंने आप लोगों को ये बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, मैंने आपको कल भी बोला था कि दुनिया की 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, 10 सबसे ऊंची पर्वतीय चोटियों में 7 अकेले किसकी हैं, हिमालय की है। तो वैसे ही डोमिनेटिंग नेचर में आ रहा है अपने आप में। दूसरी, अगर आप औसत हाइट देखो, जैसे हम अरावली की बात करते हैं, अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो यूएस में, उसका समकालीन माना जाता है। जब हम हिमालय की बात करते हैं, अरावली की एज कितनी है भाई, अरावली की एज दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 80 से 65 करोड़। जब भी आप किसी धरातलीय संरचना की बात करते हो तो कालक्रम में पीछे से आगे की ओर आते हैं, तो इसकी एज है 80 से 65 करोड़ के बीच में। और वैसे 800 मिलियन से 650 मिलियन ऐसे ऑप्शन और आने लग गए आजकल, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत भी कहाँ पर है, भारत में ही है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही आता है 550 किलोमीटर का, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, 930 मीटर। और एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो दुनिया का सबसे नया पर्वत भी है, दोनों ही विशेषताएं, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत और दुनिया का सबसे नया पर्वत। नया पर्वत है हिमालय, तो हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। इसकी हाइट, एवरेज हाइट है ये भाई, जैसे अरावली है इसकी 930 है, कहीं पर इससे कम ऊंचाई भी हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, पर ऑन एन एवरेज 930 मीटर। ऐसे ही जब आप हिमालय की बात करोगे तो इससे ऊंचा भी है, इससे नीचे भी है। एवरेज हाइट क्या है इसकी, 5000 मीटर। ये तो हो गई इसकी ऊंचाई। अब बात समझने की ये है कि इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है, गजब की चौड़ाई है हिमालय की। इसकी औसत चौड़ाई है 250 से 350 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में, मीटर में नहीं है। जैसे 250 में मान लो यहाँ से कोटा तक चले जाओ आप, तब तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, और भी आ गई। तो चौड़ाई भी गजब की है। ऊंचाई तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है ही है, चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। औसत चौड़ाई 250 से 350, औसत ऊंचाई 5000 मीटर। और बात करेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया, सिंपल है, फैक्ट है, याद ही रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 फैक्ट है, याद रखना है, उसके बाद में आगे चलेंगे, लिखोगे। फैक्ट नंबर 1, हिमालय
की औसत ऊंचाई कितनी है भाई साहब? 5000 मीटर। ये उल्टे सुल्टे मत कर देना पर काम तुम लोग, मीटर वाले में किलोमीटर लगा दो। 5000 किलोमीटर पे भगवान रहता है बस, और कुछ नहीं रह रहा वहाँ ऊंचाई में। और हिमालय की औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आएगी किलोमीटर में, 250 से 350 किलोमीटर। फिर लिखेंगे हिमालय का क्षेत्रफल। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख। ये स्क्वायर लगाएंगे तभी तो वर्ग किलोमीटर होगा, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। ठीक है, अब इन 3 फैक्ट के बाद में वापस आते हैं, एक और डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। ये लिख लिया हो तो बताओ, ताकि फिर आगे चलें। पर कोई भी चीज़ देखो, मैं बार बार एक बात आप लोगों को तकरीबन अभी शुरुआती स्तर पे तो मैं रोज़ ही बोल रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया, आप 5 बार टोको भले क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कॉन्सेप्ट समझे बिना आगे मत बढ़ना भाई। जहाँ पर केवल याद ही रखने का है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पर समझने का है, जैसे हिमालय बना कैसा, तो वहाँ पर समझा भी अपन ने कैसे बन रहा है। ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हेडिंग डालोगे हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण। नदियों के आधार पर जब वर्गीकरण की बात करेंगे तो बस हेडिंग डाल लो और उसके बाद समझना शुरू कर दो, अब लिखना नहीं है। देखो हिमालय का आकार कैसा है, हिमालय का आकार है ऐसा। तलवार या चाप के समान है इसका आकार। परीक्षाओं में यही प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तलवार, चाप, चाकू, खंजर, अब वो सब एक, ये और 70 तरह के जो भी धारदार हथियार है वो सब के नाम एक जैसे होते हैं। चाकू, तलवार, खंजर, मतलब तो एक ये सबका। ठीक है, दूसरी एक विशेषता और देख पा रहे हो आप, हिमालय की ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जैसे जैसे जाते हैं, हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है और साथ ही में इसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। जब हम जाते हैं किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम। ये फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है। कई बार 2 2 3 3 तथ्य आते हैं ना, कौन कौन से सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऐसा करके। उनमें बहुत अच्छा फैक्ट है ये कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय की औसत ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों बढ़ते जाते हैं। इसी लाइन को अगर बदल के बोलेगा तो क्या बोलेगा, पश्चिम से पूर्व में आने पर घटते जाते हैं, सिंपल। तो अब नदियों के आधार पर कर रहे हैं वर्गीकरण, तो पहली नदी कौन सी हो जाएगी ये भी देख लो। हिमालय के सबसे पूर्व दिशा में एक नदी है और सबने नाम सुना है इस नदी का, नाम है इसका, यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय का अंतिम सिरा यहाँ पर पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पर्वत है। भाई पूरा का पूरा पर्वत है तो यहाँ पर भी कोई पर्वत ही होगा, तभी तो खत्म होगा यहाँ पर। इस पर्वत का नाम है, यहाँ लिख दिया मैंने, नामचा बरवा। हिमालय का पूर्वी विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी के सिरे पर मुहाने पर स्थित नामचा बरवा पर्वत से लेकर पूर्व में, पश्चिम में भी एक नदी है। इस नदी का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे स्थित कौन सा पर्वत, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पर्वत निकल के आएगा। कौन सा पर्वत होगा, नागा या नंगा पर्वत, पर्वत तक है। अब विस्तार कितना है हिमालय का ये समझना, बहुत परीक्षाओं में पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी पूछा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर में विस्तार रखता है हिमालय, तो इसको पूरी को एक लाइन बना देते हैं, इसमें 5 7 क्वेश्चन आ जाएंगे एक लाइन में। हिमालय का विस्तार पूर्व में
ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित नामचा बरवा पर्वत से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित नागा या नंगा पर्वत तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में तलवार या चाप के आकार में है और हिमालय का विस्तार, हिमालय का फैलाव पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने पर बढ़ता जाता है, साथ ही ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। सिंपल, क्लियर है मामला यहाँ तक का। एक और नदी की बात करते हैं। यहाँ सिंधु के बाद है, यहाँ पर नाम पड़ा होगा, सतलज बोल दो, सतलुज बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक नदी आ जाती है यहाँ पर, इसका नाम है काली। एक और नदी आ जाती है यहाँ पर, इसका नाम है। इन नदियों के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं हिमालय का। अब देखो, भारत का नक्शा पढ़ने का फायदा क्या है, मैं नक्शा में बता दूंगा अभी। सिंधु नदी से और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है ना, उसको अगर आप बात करोगे पाकिस्तान की, तो वहाँ पर तो पंजाब हिमालय लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। पर अगर आप हमारे भारतीय पंजाब की बात करो, पंजाब प्रांत आपको पता है ना, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, तो वहाँ पर तो पर्वत देखने मिल जाएंगे आपको पाकिस्तान में। लेकिन भारत में देखोगे तो पंजाब मैदानी क्षेत्र में आता है, सिंधु का मैदान का अच्छा खासा विस्तार है, फिर भी कई किताबों में लिखा हुआ है। तो पंजाब हिमालय बोल दो इसको, या मैं जिसके साथ जाऊंगा वो है कश्मीर हिमालय, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट पड़ता है। कश्मीर में अच्छी खासी मात्रा में हिमालय का विस्तार है। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिमालय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर हिमालय, या अगर आए ही नहीं तो फिर तो पंजाब हिमालय कर ही देना। वैसे कश्मीर आएगा। क्लियर? पश्चिम से पूर्व में और बढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में बढ़ने, याद रखना। सतलज नदी से और काली नदी के बीच में आ जाते हैं अपन। सतलज से काली नदी के बीच में आ गए तो देखो, मैप याद करो, फायदा क्या मिलेगा। अब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं अपन, तो यहाँ सतलुज और काली नदियों के बीच में आ जाता है कौन सा? गढ़वाल क्षेत्र, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि। और गढ़वाल क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कुमाऊं क्षेत्र। तो ये है कुमायूं हिमालय। कौन कौन सी नदियों के बीच में हो गया? सतलज और काली। आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं काली और तीस्ता। अगर काली और तीस्ता नदी को देखोगे ना दोस्तों, हमने पढ़ा है नेपाल कहाँ पर है? उत्तराखंड से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आ जाएगा ये रहा। और देख लो यहाँ पर जैसे ही आप उत्तराखंड से इधर की ओर बढ़े, क्या आ गया? नेपाल। यहाँ काली और यहाँ तीस्ता, इन दोनों के बीच का हिमालय क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच में ही अधिकांश विस्तार नेपाल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं। नेपाल हिमालय क्लियर हो गया, काली और तीस्ता के बीच में। अब इसको क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक अगर हम आ जाएं, नेपाल से आगे बढ़ोगे तो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र आ जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में पहली बात तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। और इसमें भी सबसे ज़्यादा विस्तार अगर किसी राज्य में है तो कहाँ पर है? असम में है। कौन से हिमालय का, मतलब हिमालय क्षेत्र का? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का हिमालय क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये जाना जाएगा असम। कई जगह लिखा हुआ है असम हिमालय, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो असम हिमालय, बात आ गई समझ में? इससे कम से कम 15 क्वेश्चन इसी डायग्राम से। मैं हर एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा भी नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसको देख लिया तो वैसे ही टाटा स्काई इसे लगा डाला तो बस वही है। अब समझ लो, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आंसर आप लोग बोल देना। और अब बोल दोगे आसानी से, अपेक्षित तो है। हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार कौन सी नदी तक? हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार कौन सी नदी तक? कौन से पर्वत तक? हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? कौन सी दो नदियों के बीच है? हिमालय का पश्चिम, कश्मीर हिमालय के पूर्व में बढ़ने पर कौन सा हिमालय क्षेत्र आता है? कुमाऊं हिमालय। कौन सी दो नदियों के बीच में है? नेपाल हिमालय का विस्तार कौन सी दो नदियों के बीच में है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है?
पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर में है? पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर हिमालय के उप विभागों का क्रम क्या होगा? कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पूर्व से पश्चिम पूछ रहे तो इधर कर देना, और बाकी के वो एडिशनल क्वेश्चन जो शुरू के सेंटेंस में बोले थे 5-7 वो हो गए, 5-7 ये हो गए। कम से कम 12-15 क्वेश्चन इसी डायग्राम से निकल के आ जाते हैं। हेडिंग आपने डाल लिया है, बना लो इसको। बात आ गई समझ में? यहाँ तक कुमाऊं हिमालय इसलिए कहा जाता था क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र जो उत्तराखंड का क्षेत्र है ना, उसको प्राचीन काल से कुमायूं क्षेत्र बोला जाता था, तो उसका नाम उसके आधार पर कुमायूं पड़ गया, सिंपल। अब नक्शा याद होने से फायदा बहुत होता है, आइडिया लग जाता है। अब अपन को हल्का फुल्का आइडिया है ना कि भाई कश्मीर कहाँ पड़ रहा है, फिर इधर बढ़ रहे हैं तो कुमाऊं क्षेत्र आ रहा है, फिर नेपाल आ रहा है, फिर असम आ रहा है, बशर्ते नक्शा याद हो। नक्शा याद नहीं तो फिर आए जाओ जहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में सबसे ज्यादा सही आदमी वो होता है जो आधा घंटे पहले पेपर कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरा था और फिर डायरेक्ट पेपर ही देने आया भाई, टाइम पास हो नहीं रहा। पेपर कर चुका है जितना करना था, और कितना करना था वो उसे पता है कि 100 में से 5-7 क्वेश्चन गलती से आ गए हैं, कन्फर्म। स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा निकलती है कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चनों में, ये और ये, वहीं फेल होता है वो। कन्फर्म वाले में फेल नहीं होता, और जो नहीं आ रहा है उनमें फेल नहीं होता, वो तो नहीं आ रहा ना, वहाँ फिर सारे टोटके लगाता है। जैसे मैंने बताया डी नहीं भरा बहुत देर से। जैसे बताना, तुम सब लोगों ने वो वीडियो देखा है ना, तुक्का लगाने की सही ट्रिक, ये वाला यूट्यूब वीडियो देखा है ना, तो अब देख लेना जाके, और उसके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तुक्का लगाने की सही ट्रिक जाने भाई, तुक्का लगा, पढ़ लो ना, क्यों लगाना है तुक्के, सेंस बनता है। और ऐसे तुक्का लगाने से सिलेक्शन हो जाता तो ये वही लोग हैं। बता रहा था ना कि मिलियंस में व्यूज़ लाने के लिए क्या करें, इस पे वीडियो बनाया भाई ने। खुद के व्यूज़ आ रहे हैं 12, और हेडिंग क्या है, मिलियंस में व्यूज़। पहले खुद तो ले आ, तो खुद के तेरे 12 व्यू आ रहे हैं, दुनिया को बता रहा है मिलियन में कैसे लाए जाते हैं। बना लिया भाई? तुम लोग क्या मेरे साथ साथ ही बनाते रहते हो क्या? देखो जब समझाऊँ ना तब कम से कम मत बनाया करो, उसके बाद भले जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब टीचर पटलाई कर रहा है उस टाइम भले बना लो, लेकिन जिस टाइम पे यहाँ समझा रहा हूँ उस टाइम बोर्ड पे रहा करो, वो ज़रूरी है। बना लिया सबने? ठीक, 2-4 लाइनें लिख लेते हैं, ज़्यादा मैं लिखाऊंगा नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हो। और थोड़ा सा अपने मगज़ को खोलो, ऐसा कहते बंद मत पड़े रहो कि हमें तो हर एक लाइन लिखाओ ही, हम गोबर हो चुके हैं, हमें नहीं पता इसके बाद में हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन ना निकाल पाओ। और जबकि अब मैं तुम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ये सोचना भी सिखा रहा हूँ कि इस पे से क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं हम। तो थोड़ा सा तो अपने दिमाग को डाइवर्सिफाई बनाओ ना। तो लिखोगे हिमालय का विस्तार, पॉइंट बना के लिखते जाओ, थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ। हिमालय का विस्तार पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित, हिमालय का विस्तार पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नामचा बरवा, लिखा हुआ है बोर्ड पे सब। हिमालय का विस्तार पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत से लेकर पश्चिम में, नामचा बरवा पर्वत से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी पर स्थित, पश्चिम में सिंधु नदी पर स्थित नागा ऑब्लिक नंगा पर्वत तक, नागा ऑब्लिक नंगा पर्वत तक तलवार ऑब्लिक चाप। अब समझ गए ना, तलवार चाप और बाकी जो तामझाम लिखने लिख लेना खुद ही।
तलवार ऑब्लिक चाप, चाप जानते हो क्या होता है? हाँ भाई, बचपन में प्रकार, इतने का चाप भरो, जो तुमने भरा नहीं कभी। ड्राइंग बॉक्स लेके तो आए, तो जियोमेट्री बॉक्स बोलते थे अपन ने, पैदाइशी तौर पर ड्राइंग बॉक्स ही बोला उसे, और ड्राइंग भी नहीं बोला, ड्राइंग बॉक्स बोला है उसको, है ना, क्योंकि वही सुना तो वही बोला। और ड्राइंग बॉक्स का मतलब आता है वैज्ञानिक पता ना कर पा रहे, और हमको तो मतलब ही नहीं है मतलब से कि क्या है, हम तो वही बोलेंगे। तो वो होता है वो चांदार प्रकार। तो हिमालय का आकार तलवार या चाप के आकार में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है, लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। अगला पॉइंट, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय की ऊंचाई एवं चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय की ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों बढ़ते जाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय की ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बाकी इससे खुद कर सकते हो या मैं लिखवाऊं। देखो, अगर कतई हो चुका है कि नहीं लिखवा ही दो, मैं तो लाश हो चुका हूँ, तो लिखवा देता हूँ, पर बता दो। अब दिक्कत ये है कि अब कह कैसे दें, इतना कहने के बाद कह दें तो वो आदमी घोषित हो जाएगी, तो लाश है, तब कहें कैसे? बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? घर में मेहमान आया, राजेश्वर आनंद जी की महाराज की कथा बड़ी प्यारी आती है, वो बताते हैं घर में मेहमान आया, मेहमान आ गया कोई कंजूस आदमी के, अब दोपहर से मैं खाना खाया 12-1 बजे के आसपास, तो लग गया तो यार शाम को भी यहीं रुकता दिख रहा है, और फिर खाएगा, शाम होते होते फिर खाएगा ये तो लड़के को बुलाया इधर कोने में कि अभी 3-4 घंटे बाद आना और पूछना कि पिताजी खाना खाओगे कि? ओके ठीक है पिताजी खाना खाओ। आ गया, पूछा पिताजी खाना खाओगे? अभी तो खाना खाया है। हम क्या राक्षस है कि जो खाएंगे बार बार खाना? मेहमान खाए तो पूछ लो, अब मेहमान खाए तो राक्षस। तो कि नहीं अभी खाया है, भूख तो घनी लग रही पर क्या कैसे दे, तो घर बैठा राक्षस घोषित हो जाए। वो वाली बात कर लोगे ना, नहीं कर पाओ तो कह दो, कर लोगे? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे को तुम्हारे शक्लों से सेवक। अब ये देखो, झूठ ना आदमी चिल्ला के बोलता है, ठीक मान लेते हैं, तो यहाँ तक हो जाता है मामला। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिमालय का वर्गीकरण हमने देख लिया नदियों के आधार पर, लेकिन बीच के बीच में बहुत छोटा सा दोआब क्षेत्र आ जाता है। दोआब क्षेत्र होता क्या ये समझो, देखो दो आब बहुत छोटा सा शब्द है। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों के बीच का मध्य का उपजाऊ मैदानी भूभाग। पहली बात तो नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र होगा ना, तो हमेशा फर्टाइल ही होता है, उपजाऊ होता है। उसका कारण है भाई, नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी बनाई जाती है? जलोढ़, या जिसको देसी भाषा में दोमट मिट्टी बोल देते हैं। ठीक है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए क्षेत्र ही पूरा का पूरा उपजाऊ हो जाता है। अब हिमालय में 5 तो सहायक और एक मुख्य नदी ऐसी बहती है, कौन सी? सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदियां, जिनके मध्य के दोआब क्षेत्रों से क्वेश्चन भर भर के आते हैं खूब। तो इस चीज को समझो पहले, फिर बना लेना भाई। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में, नदियों के बारे में तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ दोआब क्षेत्र पढ़ा रहा हूं मैं, बात समझना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है ये चेनाब। चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यहाँ पर झेलम। इधर की तरफ से यहाँ पर एक नदी आ जाती है, नाम है इसका रावी। रावी के बाद एक और नदी है यहाँ, इसका नाम है सतलज। सतलज सतलुज जो बोल दो। और सतलज में भारत ही में एक नदी मिल जाती है,
सिंधु नदी तंत्र की इकलौती नदी है व्यास जो पाकिस्तान नहीं जाती बल्कि भारत में। आपने नाम सुना होगा भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध जिसको हम बोल देते हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नांगल बांध पंजाब में, लेकिन हम बोल देते हैं भाखड़ा नांगल क्योंकि वो 2 यूनिट मिलाकर एक बांध बनाती है। तो दोनों यहाँ पर। इसी के पीछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और कृत्रिम झील है तो याद रखना मीठे पानी की होगी। ये भी पूछा जा चुका है मुझसे, मीठे की खारे की, कृत्रिम ही बना रहा है तो मीठे की बनाए खारे की बनाए क्या करेगा? ठीक है, तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है गोविंद सागर। ये भाखड़ा बांध के पीछे जो पानी भरा हुआ है ना, इसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ये 6 नदियाँ हैं, एक तो सिंधु, और देखो एक तो क्वेश्चन यहाँ से भी खूब आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन समझना। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। ये सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या हो जाएगा? तो देखो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब 5 है तो कोई न कोई मध्यवर्ती भी होगी, 6 होती तो नहीं होती, पर 5 है सहायक में, तो मध्यवर्ती कौन सी हो जाएगी? रावी हो जाएगी। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों में सबसे उत्तरवर्ती कौन सी हो जाएगी? झेलम। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों में सबसे दक्षिणवर्ती कौन सी हो जाएगी? और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चेनाब। चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? झेलम। बात समझना भाई साहब, मामला ऐसा है कि ऊपर की 3 नदियाँ और यहाँ पर ये नीचे की 3 नदियाँ। हमारे भारत में और पाकिस्तान में हुआ था शिमला समझौता, याद है? नदियों के बंटवारे को लेकर, और सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर, क्योंकि बाकी की सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियों को, मतलब पूरा इंडस वैली का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना इसके सहायक नदियों के साथ, उसकी बात थी। तो ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी तो चला गया किसके हिस्से? पाकिस्तान के हिस्से, और 20% भारत के हिस्से। और यहाँ पर हुआ मामला 80% पानी यहाँ पर किसके हिस्से? भारत के हिस्से, और 20% पाकिस्तान के हिस्से। लेकिन कोई भी चीज़ करने के लिए क्या चाहिए होता है? रुपये तो भारत में, डॉलर दुनिया में चाहिए होता है। ठीक है, तो पैसे कुल मिलाकर भारत ने इन नदियों पर भी बांध बना रखे। आपको पता होगा चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बना रहा है भारत। चेनाब ब्रिज ही अभी तो नाम, अभी ऑफिशियल नाम तो कोई आया नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल इसी पे बनाया जा रहा है, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, JNK में बन रहा है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग में चला गया कि भाई पाकिस्तान, जब ये बात हो चुकी कि 80% पानी हम काम लेंगे, तो ये तो 80% से ज़्यादा ले रहे हैं। कौन? इंडिया वाले काम। भाई इन्होंने ये बोला है कि 80% पानी, पाकिस्तान वालों ने बोला कि 80% पानी हमारा है। पाकिस्तान बोलता है ये हेग में जाके, इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर। पहली बात तो ये बता दूं आपको, इंटरनेशनल कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते। मानो मानो, नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं, मत मानो। पाकिस्तान भाई साहब पहुँच गए यहाँ पर, पहुँच कर बोले कि 80% पानी हमारा है, लेकिन हमको लगता है कि 70-80% तो ये काम ले रहे हैं पड़ोसी, मतलब अपन लोग। तो भारत ने एक तर्क दिया कि पहली बात तो हम ले ही नहीं रहे, हम मान ही नहीं रहे, जबकि सच्चाई है कि हम ले रहे हैं, पर ये कितना है मैं नहीं मान रहा, अब कर लो क्या करोगे, वो वाली बात। दूसरी बात कि चलो तुम लोगों की खुशी के लिए सेकंड भर के लिए मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं, मतलब 20 से 21 ले रहे होंगे, जबकि अपन 81 के आसपास ले रहे हैं, वो वाला मामला। ठीक है, मान लेते हैं। तुम लोगों के पास पैसा है नहीं, बांध है नहीं, जब बारिश होती तो पूरा पानी बह जाता है और फालतू में जाता है अरब सागर में जाकर बेकार, तुम लोगों के काम नहीं आ रहा, फिर काहे हाय तौबा मचा रहे हो? जब पैसे आ जाएं तो बांध बना लेना, हम छोड़ देंगे पानी। उसमें भी पाकिस्तान को शक है भारत कि अगर पानी आया, पहली बात तो इन पे पैसे आएंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे तो बांध नहीं बनेंगे, बांध नहीं बनेंगे तो करेंगे क्या इस पानी का? वो तो वैसे ही बह जा रहा है। भारत कह रहा है भाई हमें काम ले लेने दो, जब बन जाएगा तब छोड़ देंगे पानी। तब पाकिस्तान को आपत्ति है कि जब छोड़ोगे ना तुम पानी तो आवश्यकता से अधिक पानी छोड़ोगे, फिर हमारे यहाँ पर बाढ़ आएगी। नहीं नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं, मतलब हम हैं पर हम इतने भी नहीं हैं, मतलब ठीक है, समझो बात को। और इनका पानी तो राजस्थान तक आ रहा है, आप जानते हो, एग्री करोगे? बाड़मेर तक पहुंचा दिए भारत ने, भर भर के काम किया है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आप ये एग्री करोगे? विश्व की, भारत की नहीं। तो भारत ने तो अच्छा खासा यूटिलाइजेशन, पंजाब पूरा इन्हीं से सिंचित है। ठीक है, हरियाणा में पानी है, इवन यूपी में पानी है, राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर तक पानी पहुंचा दिया हमने। हिमालय का पानी मरुस्थल से होते हुए बॉर्डर तक पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये अपने घर में काम नहीं ले पा रहे, तो वो दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट कहता है भाई जब पैसे ही नहीं तो काहे तुम बार बार आ जाते हो यहाँ पे, चल बांध बना तो लो कि नहीं।
ये वो हो रखे हैं कि खाए नहीं तो ढोड़ाए सही, कहते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई तुम्हारे काम आ जाएगा जब बना लो, बांध बना लो, फिर हम छोड़ देंगे पानी कि नहीं नहीं बह जाए भले पानी, तुम लोग काम नहीं लो। क्या सेंस बनता है इस बात का? और ये ही हो रहा है वास्तविकता में कि हमारा हक है इस पर। ठीक है, फिर जमा लो हक। तो ये चल रहा है। अब ये जो क्षेत्र है इनके बीच का ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है? दोआब क्षेत्र है। मैंने क्या कहा? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। तो इनके नाम है क्या क्या दोआब? जैसे यहां पर इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच का दोआब क्षेत्र कहलाता है, नाम याद रखना, ताज दोआब। चेनाब और रावी के बीच का दोआब क्षेत्र कहलाता है रेचना दोआब। रावी और व्यास के बीच का पारी दोआब। और व्यास और सतलुज के बीच का दोआब क्षेत्र कहलाता है बिस्त दोआब। मध्यवर्ती दोआब क्षेत्र कौन सा हुआ? उत्तरवर्ती दोआब क्षेत्र कौन सा हुआ? दक्षिणवर्ती कौन सा हुआ? चेनाब और रावी के मध्य स्थित उपजाऊ मैदानी भूभाग क्या कहलाता है? शब्द ही उड़ा दिया मैंने, मतलब तो वही हुआ। तो ऐसे बिल्कुल लकीर के फकीर मत बनना, समझना लैंग्वेज जो भी आए। मैंने बोल दिया सिंधु सागर दोआब का विस्तार कौन सी दो नदियों के बीच में है? आपसे पूछ लिया बारी दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में है? पूछ लिया जाए कि व्यास और सतलुज के बीच का मैदानी प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ये तरह की लैंग्वेज आ सकती है। तो हेडिंग आपने दोआब डाला, यहाँ पर आधे लाइन की डेफिनेशन लिखो। दो नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ भूभाग। दोआब की डेफिनेशन इतनी सी काफ़ी समझने के लिए। दो नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ भूभाग। दो नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ भूभाग। और यहाँ से मन नहीं भर रहा तो लिख लो फिर उसके बाद 3 मैजिकल वर्ड्स। दोआब कहलाता है, मतलब क्या है? कहला लिया पहले, अभी उतार लो। यहाँ पे कोई चौमुस है क्या? तो फिर नाम सुना है चौमू का? जगह है जयपुर में, जयपुर से थोड़ा सा इधर आप, प्रॉपर चौमू से? फिर ठीक है, फिर कह सकता हूँ। हाँ, मैं इसलिए मैंने कंफर्म किया कि प्रॉपर चौमुस कोई होगा तो बुरा लग जाएगा, तो पहले कंफर्म कर लो कोई है क्या। देखो ऐसा कोई तुम्हारे जैसा भला आदमी था, उतारते जाओ इसे। वो जिंदगी में पहली ही बार ट्रेन में बैठा और उसे जाना था कहाँ पर? चौमू। और वो बैठ गया ऐसी ट्रेन में जो सीकर ही रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन होगी, कोई स्टॉपेज ही नहीं होगा चौमू में। बहुत सारी ट्रेनें ऐसी जो चौमू में नहीं रुकती। अब रोज के ऐसे ज्ञानी लोग भी बहुत सारे मिलेंगे जो अप डाउन करते हैं रोज, उनको आइडिया रहता है भाई साहब आउटर पे रुकेगी, भाई साहब देर हो जाएगी, ये वो उनको रहता है आइडिया। जो ट्रेन से अप डाउन करते हैं उनको आइडिया रहता है। वो भाई बैठ गया, बैठा बैठा वहाँ गैलरी में खड़ा है, अरे यार भैया गलत है। पता लगा तो वो ज्ञानी लोगों ने ज्ञान दिया कि ऐसा भाई कोई दिक्कत नहीं है, या तो प्लेटफॉर्म पे ही देर होएगी और या फिर हो सकता है आउटर पे देर होएगी, तुझे कुछ नहीं करना है, बस आगे मुँह करके सामने और भाग, इतना करना है। वो जिंदगी में पहली बार ट्रेन में बैठा तो उसको इतना समझ में आ गया कि आगे मुँह करके भागना है। किस्मत बढ़िया थी उसकी, प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन धीमी हुई, रुकी नहीं है, रुक जाए जब तो काम ही खत्म। भाई फुल कॉन्फिडेंस में, और पीछे वाले भी हाँ उतर जा भाग जा भाग जा, यही करते हैं सब। वो भागा और भागा। और ये है ट्रेन का डिब्बा। जनरल ट्रेन के डिब्बे में 3 दरवाजे होते हैं, भाई था यहाँ पर और ऐसा भागा, पहुंच गया कौन से डिब्बे के आगे आगे दरवाजे पे। अब ट्रेन धीमी हुई है, जितनी देर में आगे वाले दरवाजे पे पहुंचा, आगे इसमें कौन बैठे हुए थे? चौमू वाले खड़े हुए थे। उनको क्या लगा? समझ जाओ, ट्रेन छूट रही है। अब वो भाग रहा, पकड़ा और वापस ट्रेन में रख लिया उसको। और वो कह रहा अरे अरे नहीं गिरेगा, आ जा तू, कोई दिक्कत नहीं।
उनको लग रहा डर रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे वैसे उतरना, अरे नहीं कहीं कोई दिक्कत, अरे हमने पकड़ रखा है तो दिक्कत नहीं, आ जा तू। इसने चढ़ते ही एक सवाल पूछा, कहाँ से हो तुम लोग, कहाँ से थे ये, कहाँ से थे ये लोग, ये चौमू से थे। आप लोग चौमू से नहीं हो, याद रखना, चौमू के बाहर के, मैंने पहले पूछा है कि कोई चौमू से तो नहीं है। क्लियर हो गया, ये बना लिया, चलो आगे लिखो। अब इसके बाद में हम दो चार जानकारियां और देख लेते हैं हिमालय के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखो इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ की बात जो बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। हेडिंग डाल लो, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं हम, तो प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे हिमालय का। है नहीं, लड़का ही था। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब समझना भाई, थोड़े से अटेंटिव होके देखो। क्या, अरे नहीं नहीं, नाराज ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी मैं फिर भी नहीं बोलूंगा, बोलो नाराज, पर नाराज होने की कोई बात नहीं है, मस्ती मजाक वाली बात थी, ठीक है। हिमालय का वहां पर हमने नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया है, और ये है। अब क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है, और हिमालय की आज की तारीख में औसत ऊंचाई है कितने मीटर, 5000 मीटर। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि इसकी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते अभी और बढ़ रहा है, और इसका आए दिन सबूत देता रहता है हिमालय खुद ही कि अभी और बढ़ूंगा। कैसे? दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वो है रुक दो उसमें। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि हिमालय और बढ़ेगा? भाई अभी हम हिमालय पढ़ के आए हैं, तो हमने फॉर्मेशन देखी है। फॉर्मेशन कैसे देखी है कि यहाँ पर तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट। नक्शे में देखो एक बार मामला क्या है। ये हिमालय ऐसे है, राइट। यहाँ पर ये पूरी की पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इसको नीचे बना सकते हैं भले ऐसा। ये तो है हिमालय, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है पूरी की पूरी, और ऊपर ये है यूरेशियन प्लेट, ये और भी बहुत बड़ी है। अब जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं? हिमालय में ही आते हैं, और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में आएंगे। आप देख लो, लैंडस्लाइड की समस्या बिल्कुल आम है। कहाँ पर? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की समस्या बहुत आम है, कॉमन है, ठीक है। एवलांच आते रहते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दरक जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो सिस्मिक जोन 5 में आता है, अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में। कभी आपने आज तक सुना है कि तमिलनाडु या केरल में भूकंप आया? उसका कारण है कोई बड़ी धरातलीय प्लेट यहाँ पर है ही नहीं, इन प्लेटों का टकराव हो रहा है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हो रहा है, तो जब इतनी बड़ी धरातलीय प्लेटें टकराएंगी, तो उसका आपको असर ज़्यादातर उत्तर भारत में ही दिखाई देगा। दक्षिण भारत में कोई असर उसका होता ही नहीं, होगा तो भी ना के बराबर। और वो भी कब? जब ये टकराव बहुत ज़बरदस्त होगा, तो वाइब्रेशन थोड़ी दूर तक चले जाते हैं, ये वाला मामला है। तो हिमालय और बढ़ेगा क्यों? क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है, और उसकी वजह से ये और ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ेगी? पहले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कितना, 12,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई जो है जाएगी। अब 12,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हिमालय है उसको हम बांटेंगे 3 भागों में। सबसे ऊंचा हिमालय तो सबसे पहले बना होगा, जमीन में से निकल रहा है, तो ये सबसे पहले बना होगा, ये सबसे बाद में बना होगा, और ये सबसे ही नया है, अभी फॉर्मेशन के उसमें ही है, दौर में। सबसे ऊंचा हिमालय, इसी को हम नाम दे देते हैं, किताबों में अलग अलग नामों से पढ़ते हो इसे। पहला इसका नाम है महान हिमालय, लिखना नहीं, बिल्कुल भी समझते जाना। इसको ग्रेट हिमालय भी बोल देते हैं कई बार,
इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इसी का दूसरा नाम हो जाता है आंतरिक हिमालय। इसी के अलावा इसका तीसरा नाम क्या हो जाता है? वृहद। वृहद मतलब बड़ा हिमालय। इसी के अलावा इसका और नाम क्या रह जाता है? मूल हिमालय। हिमालय की जड़ या हिमालय का मूल भी कहा जाता है। इस वाले हिमालय को सबसे पहले यही बना था बाहर, सबसे पहले यही आया जो बना, जो ये सबसे पहले बाहर आया। और इसको एक नाम से और जाना जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए साल भर ही बर्फ से ढका रहता है, हिमाच्छादित रहता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? हिमाद्री। हिमालय शब्द मैं जब भी बोलता हूँ तो इसके नाम में ही अपने आप में बर्फ है, हिमालय। और दूसरा, हिमालय की जब भी हमारे दिमाग में इमेज आती है तो ज़्यादातर मामलों में आती है बर्फ़ के पहाड़ बड़े बड़े, ठीक है। तो वो ये वाले हिस्से की इमेज आती है हमारे दिमाग में। तो इसका नाम क्या है? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय, मूल हिमालय या हिमाद्री, ये सब इस वाले हिस्से के नाम है। अब ये सबसे पहले बना है तो तीन भाग हैं इसके भी। पहला है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के ये उप विभाग है किसके? महान हिमालय के भी और छोटे भागों में बांट दिया। काराकोरम, काराकोरम के नीचे है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी। ये तीनों किसके भाग हैं? महान हिमालय के। काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर। एग्जैक्ट ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन बिल्कुल। बात ये आ गई भाई साहब कि इसका निर्माण कब हुआ। तीन शब्द है, अच्छी तरह रट लेना, परीक्षा में आएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दे के ही जाएगा। ये शब्द आते ही नहीं हर किसी को। इसका निर्माण हुआ है दोस्तों इयोसिन काल में। तीन शब्द इयो, मायो और प्लायो, ठीक है। सबसे पहला वाला कौन सा है? इयोसिन काल। अब ये काल था कब से कब तक? इयोसिन काल तो ये 6.1 करोड़ वर्ष से लेकर 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस वाले सेक्शन का निर्माण हुआ है। 6.1 अरब वर्ष करोड़ वर्ष से लेकर और 4.5 करोड़ वर्ष के बीच के जो टाइम पीरियड था ना, उसमें इसका निर्माण हुआ है। कौन से का? महान हिमालय का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य हिमालय। इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। दो नाम है, मध्य और लघु। मध्य क्यों कह रहे हैं? वो तो लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, तीनों के बीच का तो मध्य हिमालय, और इससे नीचा है इसलिए लघु हिमालय। बात समझो, इसका निर्माण कब हुआ होगा? मैंने कहा तीनों काल याद कर लो। इयो के बाद में मायोसिन काल, अब ये मायोसिन काल था कब से कब तक? यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपन कहाँ तक आ चुके हैं? 4.5 करोड़ वर्ष तक। तो 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 1.6, यहाँ पर 6.1 था, 1.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ये मामला क्लियर? यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा बन गया हिमालय का। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान देना। ये तो मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के ये तो है उत्तरी ढाल, और ये और नीचे उतर रहे, तो ये क्या है? दक्षिणी ढाल। इसके मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों में यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों घास के मैदान। मध्य हिमालय के दक्षिण ढालों पर जो घास के मैदान मिलते हैं उनको क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग बोला जाता है। मतलब J&K में कुछ और बोल देते हैं, उत्तराखंड इत्यादि में कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली बात तो है क्या ये घास के मैदान। तो मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर पाए जाने वाले, मैंने सबसे लंबी लाइन बोली है। अगर आपको बोल दे हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान, और थोड़ा इन डेप्थ जाएगा तो मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान, और बिल्कुल ही इन डेप्थ चला जाएगा तो क्या बोलेगा? मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान। इन घास के मैदानों को
J&K मतलब जम्मू एवं कश्मीर में तो क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने गुलमर्ग, सोनमर्ग, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है। और इन्हीं घास के मैदानों को कहाँ पर, मूल रूप से तो उत्तराखंड, हालांकि आंशिक रूप से इनका विस्तार कहाँ पर भी है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इन घास के मैदानों को इस क्षेत्र में बोल देते हैं बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है वही घास के मैदान, क्षेत्रीय आधार पर नाम बदल गया। सिंपल सा 2 अक्षर का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 शब्द का। बुग्याल है, क्या है, कुछ भी दे देगा, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की मछली। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको घास के मैदान। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली एक जनजाति। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो याद रखना है क्या है, घास के मैदान है। हिमालय में भी, मध्य हिमालय में भी, दक्षिण ढालों पर। एक और शब्द आ जाता है यहां पर, शब्द क्या है, घाटी। अब 2 टर्म में बड़ा कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, ये पढ़ते तो है लेकिन पता नहीं होते क्या है। एक तो है घाटी और एक है दर्रे। एक तो ये समझ लो कि 2 पर्वतों के मध्य का जो क्षेत्र है ना, कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, एक पहाड़ या 2 पहाड़। 2 पर्वतों के बीच की निम्न भूमि जो समतल सपाट हो, वो तो कहलाती है घाटी। जैसे राजस्थान के संदर्भ में इस चीज़ को आप समझो। आप में से कौन कौन अजमेर गया है या किसी ने देखा है? आप अगर अजमेर जाओगे देखोगे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और अजमेर बीच में नीचे बिल्कुल सपाट क्षेत्र पे फैला हुआ है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है, घाटी में स्थित शहर है राजस्थान का कौन सा, अजमेर। क्लियर, ये तो हो गई घाटी। और अगर हम बात करें दर्रों की, तो 2 पर्वत है, 2 पहाड़ है, उनके बीच में संकीर्ण मार्ग है जिनसे आवागमन होता है। प्राकृतिक होते हैं, लेकिन ये कभी नदियों के द्वारा बनाए गए थे, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बन गए, नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, दर्रे बने के बने रह गए, आज इनसे आवागमन होता है। ठीक है, तो 2 पर्वतों के मध्य से संकीर्ण मार्ग, ये तो हो जाएगा क्या, दर्रे। और 2 पहाड़ों, 2 या 2 से अधिक पहाड़ों के मध्य स्थित निम्न भूमि, समतल सपाट भूमि क्या कहलाती है, घाटी। तो समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो दर्रे हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, क्या लिखा मैंने, ला। नाम सुना होगा, नाथू ला, जोजी ला, शिपकी ला, बड़ा लाचा ला, ऐसे लाचला लाचला चलता रहता है। ठीक है, और अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओगे तो इनको बोलते हैं घाट, गोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ऐसा। राजस्थान में इनको बोलते हैं नाल, देसूरी की नाल, हाथीगोड़ा के नाल, बर की नाल, सोमेश्वर के नाल, पगलिया के नाल, जिलवा के नाल, फुलवाड़ी, केवड़ा, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये वाला मामला है। तो क्षेत्रीय आधार पर हो जाते हैं, ला का मतलब दर्रे ही होते हैं हिमालय में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं घाटियों की। तो मध्य हिमालय के अगेन दक्षिण ढालों में स्थित घाटियों को 2 नामों से जाना जाता है दोस्तों, इस बात को समझना। 2 नाम कौन कौन से हो जाएंगे इन, ये क्या है, घाटी। इन घाटियों को हम, ये वाली दिशा कौन सी चले गए, ये वाली दिशा चले गए पश्चिम, और ये पूर्व। मध्य हिमालय के दक्षिण ढालों पर स्थित घाटियों को पश्चिम दिशा में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दून। जैसे कौन सा दून, देहरादून, कोतनी दून, ये सब क्या है, अब समझ में आ गया इसको देहरादून क्यों बोलते हैं। घाटी में स्थित शहर है, उत्तराखंड की राजधानी है, इसलिए इसको बोलते हैं देहरादून। और इसको बोलते हैं द्वार। जैसे कौन सा द्वार भी यही है, हरिद्वार। लेकिन अगर ये पूरा पश्चिम कुछ नहीं दिया है ना, तो मत तो दून करना और मत द्वार करना, दिशा नहीं देगा। 1,00,00,000% यही करना है, दून ही करना है फिर। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज दे दी, हिमालय में स्थित घाटियों को कहा जाता है, ना तो मध्य हिमालय दिया, ना कोई पश्चिमी पूर्वी डाल दिया, ना कोई दिशा दी, हिमालय में स्थित घाटियाँ कहलाती है, दून कहलाती है, खत्म काम। ठीक है, तो ये वाला मामला हो जाता है। अब देखो बात समझना, हम इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। किसको, इसको 3 भागों में बांटा, कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब अगर जास्कर के नीचे बढ़ेंगे तो मध्य हिमालय आ जाएगा, और मध्य हिमालय को भी कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में।
पहली श्रेणी आएगी पीर पंजाल श्रेणी, और पीर पंजाल के नीचे धौलाधार। ठीक, और अंत में जो हिमालय क्षेत्र आ जाता है उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तीसरा वाला है, इसका नाम है उप हिमालय। उप हिमालय को यहाँ पर अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण हुआ है प्लायोसिन काल में। ये कब से कब तक था, तो ध्यान दे लो 1.6 करोड़ वर्ष पूर्व से वर्तमान तक, आज तक हो रहा है इसका निर्माण, और ये चल ही रहा है। और कौन से काल में चल रहा है, इस काल में चल रहा है इसका, उस काल से शुरू हुआ था, ये आज तक चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम क्या है, इसलिए कहते हैं ना घग्गर नदी आती है राजस्थान के शिवालिक हिमालय से आती है, ये सबसे निचले हिमालय क्षेत्र से निकल कर आती है। तो ये हमने प्रादेशिक वर्गीकरण कर लिया किसका, हिमालय का। इसको ऐसे कैसे उतार लो, इस पर चर्चा अपन कल कर लेंगे।